अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद शरो सालिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स यही चाहता है कि वो अब्रॉड के लिए निकले, वो यूके के लिए निकले, वो यूएसए के लिए जाए, वो यूरोप में जाए। सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड है, ऐसी हो गई है कि हर बंदा चाहता है कि वो इस मुल्क से निकले, लेकिन ओवरऑल इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना है, उम्मीद नहीं यकीन रखना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मुल्क जो है तरक्की भी करेगा, इसके हालात भी ठीक होंगे और ये जो बाहर जाने का सोच रहा है और कोशिश में लगा हुआ है वो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीदें हैं, यकीन है कि इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा हम वापस जाएंगे अपने मुल्क और वहाँ पे सर्व करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट जो है वो जो निकलना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, फर्दर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड जो भी है, वो कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, मेडिकल से हो और इंजीनियरिंग से हो, या प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। सबसे पहले जो आपने, हर बंदे चाहता कि मुझे तरीका पता चल जाए, मुझे आसान वाला तरीका बताएं मुझे, और हम कंसल्टेंट के पास भी जाते हैं, वो भी हम उनसे यही सवाल करते हैं, यार कोई सस्ता सा रूट बताओ, कोई ऐसा रूट बताओ कि इजीली हम चले जाएं। और देखिए, आसानी, इजी और सस्ता ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इशू ये आया है जो कि मैंने फ़ेस किया और जो भी बाकी लोग भी फेस करते हैं, वो ये है कि हमारी इकनॉमी, पाकिस्तान की इकनॉमी थोड़ी सी डाउन हुई है, जिसकी वजह से जो पाउंड है, डॉलर रेट है, वो काफ़ी जम करके ऊपर है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हम लोग को चीज़ें महंगी पड़ती हैं। यही चीज़ जो इंडिया से आ रहे होते हैं या डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे होते हैं, उनको इतना मुश्किल नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि उनके जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो जब कन्वर्ट कराते हैं अपना पैसा तो उनका 100, 130, 140 में हो जाता है। जब हम कन्वर्ट कराने जाते हैं तो हम लोग को अगर डॉलर कराते हैं 280 का पड़ता है, पाउंड कराते हैं तो 360, 350 ऐसे चल रहा है आजकल, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो आपने सोचना है, जो फर्स्ट स्टेप है कि अगर आप बाहर पढ़ने का सोचना चाह रहे हैं और इरादा रखते हैं, तो सबसे पहले आप अपना बजट देखें कि आपके पास क्या बजट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ही है ये। बजट मैं बाद में बताऊंगा कि क्या चीज़ है, कितना ख़र्चा हो सकता है, कितना आ सकता है, काफ़ी डिटेल, बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, लंबी वीडियो हो सकती है, तो इस चीज़ को आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेगा अगर जो बात फजूल लग रही हो उसको, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि सबसे पहले बजट आपने करना है, ठीक है। पहला स्टेप है बजट, कि आप कितना ख़र्च कर सकते हैं, ठीक है। आपने कैसे अरेंज करना है वो आपका मसला है, लेके जो भी है व्हाटएवर, ठीक। सबसे पहले आपने बजट का कर पाएंगे, देन आप आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बजट नहीं होगा, आप जितना कर लें, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप नहीं निकल सकते। ये कोई भी कंट्री आप देख लें, हर कंट्री के लिए भी आपको पैसा चाहिए, हर कंट्री, इनफैक्ट आपको अगर दुबई जा रहे हैं वहाँ के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब हम बेसिकली बात आ जाते हैं क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, इंग्लिश कंट्री है यूके का, और मैं यूरोप का बिल्कुल मिक्स करके बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं। आइल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले, ठीक है। आइल्स आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सबमिट बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन यह है कि आइल्स आपको नेसेसरी है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो कि आइल्स जो है वो नहीं भी मांगती, ऐसी भी है, लेकिन वो फिर आपने खुद ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें, मेल करें, ठीक है। अब बजट का हो गया, अब आप रेडी हैं कि हाँ भाई मैं अब अप्लाई करने के लिए। अब आपने ये सेकंड स्टेप क्या है कि आपने ये सोचना है कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं यूके में, यूरोप में बहुत यूनिवर्सिटी। आपने पहले तो माइंड अपना वो करना है कि आपने किस तरफ जाना, ठीक है। अगर आप यूके की तरफ करते हैं, ठीक है, यूके की तरफ करते हैं तो यूके इंग्लिश कंट्री है,
जो ज़्यादातर लोग जाते हैं कि यार इंग्लिश है कंट्री इजी रहता है, यूके, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कंट्री, इसलिए लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं ताकि जो लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं आए। यूरोप का इशू ये होता है कि जिस कंट्री में जा रहे हैं, फ्रांस में जा रहे हैं तो फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मनी में जा रहे हैं तो जर्मन आनी चाहिए, मतलब ये डिफरेंट कंट्रीज़ का वो है, ठीक है। तो आपने सिलेक्ट करना है आपने किस कंट्री में जाना है, ठीक है। उस कंट्री में आपने चूज़ कर लिया, हाँ भाई ये इस कंट्री में आपने जाना है। उसके बाद फिर आपका जो थर्ड स्टेप होगा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ठीक है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और बहुत मायने रखती है। अगर आपका बजट अच्छा है और आपकी जीपीए बहुत अच्छी है तो आप जो है टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाएं, जैसे हार्वर्ड हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई, इस टाइप की जो यूनिवर्सिटी बहुत जो रैंक इनका टॉप में आता है, ठीक है, आपने उसमें जाना है, ठीक है। अब आपने ये सोचना होगा कि यार मैं कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करूं, कहां से जाऊं, कैसे रैंकिंग देखूंगा, क्या करना है, ठीक है। 2 वेबसाइट हैं इनके, 2-3 हैं, एक है गार्डियंस गाइड, ठीक है, और दूसरा आपका है SIUK, ठीक है। तो उसमें ये आपके रैंकिंग का पता चल जाता है और आपने जो अपने स्पेसिफिक फील्ड जो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सपोज़ अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्थ केयर देख रहे होते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ हो गया, फिर अगर डेंटिस्ट हैं, डेंटल बैकग्राउंड के हैं तो वो फिर वो देखते हैं कि कौन सी उनको है, जैसे डेंटल, डिजिटल हेल्थ हो गया, और भी बहुत सारे। फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं तो वो यकीनन मास्टर्स फिज़ियोथेरेपी का ही देख रहे होते हैं, MBBS वाले वो डिफरेंट देख रहे होते हैं। मतलब ज़्यादातर तो लोग लाइसेंस की तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप इतना इनफ है आपके पास बजट तो सबसे पहले जो है वो आप लाइसेंस के ऊपर जाएँ तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लाइसेंसिंग ज़्यादा इजी है, इजी तो नहीं है लेकिन वे ईजीएस्ट है उसका, ठीक है, सीधा सीधा रास्ता है। आपने जब जाना है, मास्टर्स में जाते हैं थोड़ा सा इशूज़ होते हैं। अच्छा, एक ये बात हो गई कि आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर, सॉरी मैं इधर से उधर निकल गया। सबसे पहले जो है आपने जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। SIUK वेबसाइट है, ठीक है, यूके की है। आप अगर यूरोप के हैं तो यूरोप के कंट्रीज़ के सिलेक्शन आप खुद देख सकते हैं, वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी बेशुमार है, आपको पूरा डेटा मिलेगा गूगल पे पूरा डेटा मिलेगा, वो आपने उसमें सिलेक्ट करना है, उसमें चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, उसमें प्रोग्राम्स देखना है, थॉट देखना है कि इंग्लिश है या उनके यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। यूके की अगर बात करते हैं तो यूके में ऑब्वियसली इंग्लिश है, ठीक है। SIUK में आप गए, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी स्टेप है, तकरीबन 1 वीक लगता है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने में कि कौन से आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके आपने सारे जो आपके कोर्सेज़ हैं जो आपने सेकंड है, हाँ कोर्स निकाल के उसके आपने फ़ीस वगैरह देखनी है, जो भी आपको ईजी लग रहा है। फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का गार्डियंस गाइड से आपने जो है वो देख लेना है, आपने रैंकिंग देख लेंगे, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब क्या चीज़ें हैं ये हो गई। फिर उसके बाद अच्छा, अब आप जो हैं अगर कंसल्टेंट के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप कंसल्टेंट के पास हैं, जो हैं हज़ारों हैं कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी आप शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको इजी आराम से जो है वो मिल जाएगा। बहुत हैं कंसल्टेंट, बेशुमार है, किसी के पास भी चले जाएँ वो कोई कुछ भी, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं क्योंकि उनका कमीशन होता है यूनिवर्सिटी के साथ। तो मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, ठीक है, आप जो है किसी के पास भी जा सकते हैं। मैंने अपना खुद से करवाया, ठीक है। तो मैं गया कंसल्टेंट के पास गया, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी बताई मुझे समझ नहीं आई। मैं अपने अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आए साथ साथ। तो मैं 2 जो है वो कंसल्टेंट के पास गया था, उनसे मैंने बात भी की, उन्होंने मुझे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ भी दिखाए हैं, मैंने अप्लाई भी किया, वहाँ से लेटर भी आया, ऑफ़र लेटर, लेकिन मुझे नहीं समझ आई हर चीज़ के हवाले से, एरिया वाइज भी है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये आप देख लेंगे कि आपका जो है कौन सा है यूनिवर्सिटी और उसकी रैंकिंग क्या है। अब आपका जो थर्ड स्टेप है यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का, वो क्या है, आपने कहाँ पे एडमिशन लेना है। ये बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये।
आपने मेन सिटीज़ में लेना है या आपने साइड वाइज लेना है, मतलब कंट्री जो काउंटीज़ होते हैं ना इनके, वहाँ पे लेने हैं, मतलब कि जो मेन सिटीज़ होते हैं उनके साइडों में। अगर मेन सिटीज़ जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम है, आपके ये आपकी लंदन है और भी बेशुमार है बहुत सारे, ठीक है, वहाँ अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप साइडों में लेते हैं। सपोज़ इसको एग्जांपल समझाने के लिए कि आप कराची में आते हैं, तो कराची क्या महंगा शहर है ना, वही आप फैसलाबाद, वो दूसरी जगह सक्खर वगैरह या दूसरे छोटे शहर जाते हैं, वहाँ क्या होता है, वो सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिहाइश वाइज, खाना वाइज, अकोमोडेशन, आपका लिविंग स्टाइल, हर चीज़, मतलब जो लाइफ स्टाइल एज़ कम्पेयर टू जो बिग सिटीज़ होते हैं उससे आपका थोड़ा महंगा होता है आपका एज़ कम्पेयर अगर उससे आप जाएँ दूसरे साइडों में, ठीक है। एक ये चीज़, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है वो देखना है कि आपने किस बड़े शहर में लेना है। जैसे मैंने लंदन चूज़ किया क्योंकि मुझे लंदन में देखना था। क्यों, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट करता है मैटर कि आपके जानने वाले, आपका सपोर्ट कहाँ पे है। मेरा सपोर्ट लंदन की तरफ था, इसलिए मैंने लंदन चूज़ किया। आपका सपोर्ट किसी और शहर में होगा तो आप वो चूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। बेशक वो आपके बहुत दूर दराज के रिलेटिव्स हों या बिल्कुल ही फ्रेंड्स हो, तो फिर भी अगर आपका है, आपको लगता है कि हाँ सपोर्ट मिल जाएगी हल्की फुल्की, तो आप उसको चूज़ करें एज़ कम्पेयर कि आप कहीं भी चले जाएँ। मतलब आप बिल्कुल ही स्ट्रेंजर सिटी चले जाएँ और आपको पता ही नहीं कुछ, वो आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो है अगर मैं कुछ बात इम्पोर्टेंट पॉइंट स्किप करूँगा तो आप फिर बाद में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्दर प्रोसीड करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो आप लोग सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि दुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। माँ बाप की दुआ ने, बहन भाइयों की, जिसके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो से, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है, क्या पता किसी को भी फ़ायदा ना हो। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो अल्लाह पे यकीन रखना है। जैसे मैं हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट, मैं एक चीज़ आगे वीडियो को फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूर बोलूँगा कि अल्लाह पे बिल्कुल यकीन रखना। बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं, बहुत आसान वक्त भी आते हैं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखना, अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको कदम कदम पे सपोर्ट कर रहा होगा और वही आपके जो इशूज़ आ रहे होंगे उसको रिजॉल्व कर रहा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए अल्लाह पे, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं उसके ऊपर। आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आप इसके ऊपर आते हैं कि आप सपोज़ कंसल्टेंट के पास चले गए या आपने खुद बाय सेल्फ, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी को मेल की कि भाई ये है, मैं इस कोर्स में चूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्या इसका फर्दर प्रोसीजर। कभी कभार यूनिवर्सिटी आपको रिप्लाई करती है, या वरना यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि हमारे जो एजेंट्स हैं, मतलब जो बहुत सारे, जो मैंने आपको क्या बोला, कंसल्टेंट जो होते हैं, ठीक है, उनके पास भेज दीजिए कि आप इस कंसल्टेंट, ये कंसल्टेंट है, लिस्ट भी दिया होगा यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट्स, कि आप इस कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, या हमारे जो है वो आपको वो करेंगे, बताएंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप उनके पास चले जाएगा, ठीक है। या अगर आपको यूनिवर्सिटी खुद रिप्लाई करिए कि हाँ हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन खुद से आप दें, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें दें और हम चीज़ों को वो करेंगे, खुद से करेंगे, तो कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको डायरेक्ट आप हो जाएंगे, ठीक है, आप जो है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ हो जाएंगे, और ये होगा कि वो आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो खुद से करेंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है, जो कि मैंने किया ऐसे। अच्छा, एक चीज़ समझा दूँ कि जो यूनिवर्सिटी होती है ना, वो ख़ुद से नहीं कर रही होती, वो भी किसी न किसी को थर्ड बॉडी को उन्होंने हायर किया बहुत है कि वो उसके थ्रू डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है, ठीक है। तो खैर वो आप जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपके पास यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, उसके रिक्वायरमेंट्स आपने देखने हैं कि क्या क्या है।
कंसल्टेंट से कराने वो आपको ख़ुद बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है। आइल्स कितना स्कोर चाहिए, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है, कोई 5.5 मांगती है, मतलब कम से कम भी जो है ना ओवरऑल बता रहा हूँ 6 होती है, मैक्सिमम 7.5 होते हैं, ठीक है ओवरऑल। इंडिविजुअल का स्कोर मैं नहीं बता रहा, इंडिविजुअल कम से कम भी 5.5 वाला चाहिए होता है, ठीक है, और मैक्सिमम वहाँ पे जितना लेके आ सकते हैं, ठीक है। आइल्स PTE ये सब चाहिए होती हैं, वो यूनिवर्सिटी मैटर करती है कि आप किसे, अगर आप O लेवल्स के A लेवल्स के हैं, मतलब A लेवल्स वाले हैं तो वो आपका एग्जाम भी हो जाता है, कुछ ये भी है, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो आपके रिक्वायरमेंट्स में सारी है यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, इजी हो जाता है। A लेवल्स वगैरह की अगर उनके इतने स्कोर होते हैं, लिखे होते हैं, तो वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं सॉरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। आपके मैट्रिक मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटर मार्कशीट, इंटर सर्टिफिकेट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो इंटर का सर्टिफिकेट निकलवाते नहीं हैं, ठीक है, वो निकलवाएं, ठीक है, रखें अपने पास। और फिर उसके बाद आपने जिसमें भी ग्रेजुएशन किया है उसमें आपने क्या लेना है, उसका ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और डिग्री ग्रेजुएशन की जो आपने जिसमें भी किया। उसके बाद आपके रेफरेंस लेटर, LOR जिसको कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है, वो आपको चाहिए होता है, एटलीस्ट 2 या 3 चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका CNIC हो गया, आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट हो गया, आपका जो है अच्छा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो सिर्फ LOR से काम चल जाएगा, आपको ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको LOR के साथ आपको एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए, जहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया ना, 2-3 एक्सपीरियंस आप शो कर सकते हैं, इतना कोई वो नहीं है, बस डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद SOP होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, जो है कि आपने यूनिवर्सिटी के, वो कभी कभार ये होता है कि आप खुद से बना लेते हैं या यूनिवर्सिटी आपको कुछ लेटर शो मतलब दे कि हाँ भाई आपने जो है इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं आप, ठीक है। या अगर आप कंसल्टेंट से कराने तो या वो खुद भी कर देते हैं या खुद आपको एक पैटर्न दे देते हैं, हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग आप बना लें, ठीक है, SOP, ठीक है। ये चीज़ आपके हो गए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स मुझे याद नहीं आ रहे, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल हो गए, और तो आई थिंक कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ रहा हूँ कि कैसे फ़ीस होगी, कैसे पे होगी, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने लिया, ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, ठीक है। दैन उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ होगा तो वो आपको एज यूनिवर्सिटी बता देगी कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपको मज़ीद चाहिए, तो वो आप जो भी है कहीं से करा के दे देगा। अच्छा, कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो HEC से वेरिफिकेशन या उसको अटेस्ट करा लें, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बाद में काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो भी अच्छी बात है कि वो कराने 1 दिन 2 दिन का होगा, ठीक है, वो उससे करा लें। अच्छा, उसके बाद जो हो गए डॉक्यूमेंट्स आप उस कंसल्टेंट को देंगे, वो आगे प्रोसीड करेगा, या आप खुद से करेंगे, वो आगे प्रोसीड करेगा, वो आके यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आएगा, जो भी आएगा वो आपके बैक टू बैक चलता रहेगा, वो इतना इजी है, वो इतना कोई इशू नहीं होता। पहले मैं जम करके आगे जा रहा हूँ, पहले कंडीशनल आएगा, अगर कुछ चीज़ें कम होंगी, जैसे आइल्स नहीं देते लोग पहले, आइल्स बाद में भी देते हैं, तो कंडीशनल लेटर आता है। कंडीशनल में होता है कि मेजॉरिटी या तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है वो देते हैं, या तो फिर आपके जो है वो कि आइल्स कम होता है या आइल्स नहीं होता वो देते हैं, वो दे दिया। दैन उसके बाद जो है वो आपके आपने उसको देने के बाद जो है वो उसको वो करते हैं, आइल्स आपने दे दिया, ठीक है। अगर उसके आपके कंडीशनल, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं अनकंडीशनल लेटर, ठीक है। अनकंडीशनल के बाद जो आपके आता है कैश लेटर। कैश लेटर के बाद फिर आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें शो करानी होती है, फ़ीस पे करनी होती है। कैश लेटर से पहले अनकंडीशनल जब लेटर आ जाता है उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी होती है, फ़ीस पे करने के बाद आपके पास कैश लेटर आता है, कैश लेटर के बाद आप जब आ जाता है उसके बाद आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं, वीज़ा फ़ाइल करते हैं, उसके बाद 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते में वीज़ा आ जाता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, इम्पॉर्टेंट असल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आखिरी में फाइनेंशियल स्टेटस जो है,
आपका उसमें बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट कितने दिनों का होना चाहिए, और किस तरीके से आपने ये ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा। तो ये मैंने पोर्शन जो है ये मैंने आखिरी वीडियो के आखिरी उसमें रखा था ताकि मैं डिटेल में समझा सकूँ। अब क्या तरीका है, आपने स्टेटमेंट जो है बैंक की स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपने कैसे बनानी, कैसे मेंटेन। सबसे पहला स्टेप, आपने बैंक स्टेटमेंट जो है 28 डेज़ के लिए मेंटेन रखनी है। सपोज़ आज 1 सितंबर है, ठीक है, आपने 28 सितंबर तक जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे आपने रखी है मैं भी समझाता हूँ। 28 डेज़ के लिए आपने बैंक में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वह आप लेटर निकलवाएंगे बैंक से अपना, और वो आगे जब आपका कैश इशू होगा फीस सबमिशन के बाद, तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट और बैंक लेटर, बैंक बैलेंस लेटर होता है, वो आपने वीज़ा वगैरह उसके लिए फिर आप करते हैं, फाइल करते हैं, ठीक है, वीज़ा एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें आपको जो यूके के लिए चाहिए होता है एक टीबी टेस्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। बाकी दूसरे कंट्रीज़ का क्या होता है वो आपको जब आप उसको करेंगे तो वो आपको बता रहे होंगे। अच्छा, अब ये कैसे रखना है, मैंने एक बात शुरू में बोली थी कि जो लोकेशन है वो बहुत वेरी करते हैं। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और ये डिफरेंट कंट्री, इनके जो लिविंग एक्सपेंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे सिटीज़ वो ज़्यादा होता है। अब जैसे लंदन का से मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद लंदन में हूँ। लंदन का जो लिविंग एक्सपेंस होता है 12,006 पाउंड, 12,006 पाउंड पर ईयर, ठीक है, क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे 1 साल का होता है, ठीक है। कुछ जगह मास्टर 2 साल के होते हैं तो आपको एक्सपेंस भी ज़्यादा दिखाने होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं 1 साल के मास्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ। तो उसमें क्या है, आपने 12,006 पाउंड ये आपने रखना है अपने बैंक में। अब आपने जो दूसरा अमाउंट जो है आपने फ़ीस पे करनी होती है, या फ़ीस किस तरीके से पे होती है, हर यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि बिल्कुल पहले मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, 2,000 पाउंड आप इनिशियली डिपॉजिट कर दें, उसके बाद फिर वो आगे जब कैश लेटर इशू करना होता है या आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले बाकी रिमेनिंग अमाउंट मांगती हैं, ठीक है। सपोज़ आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, उसकी फ़ीस है 10,000, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपके 50% पहले ले लेती हैं, ठीक है, कि हाँ भाई आप अपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, सपोज़ 10,000 है, तो आप जो है 5,000 जो है वो आप पे कर दें। अब वो जो 5,000 रिमेनिंग है वो बाद में पे करेंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि 2,000 पेमेंट मंगवा लेती हैं, ठीक है, 2,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो बोलते हैं कि आप जो हैं वो रिमेनिंग कितना, फुल रिमेनिंग में भी 50%, ठीक है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी जो है वो या तो 50% या तो 65% या तो 70% या तो 60% जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है। चीज़ें अगर इसको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में करेगा, मैं बाद सेक्शन में आप कमेंट कर देगा ताकि मैं चीज़ से समझा दूँ। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 50% पे फ़ीस मांगती हैं सबसे पहले, ठीक है, दैन उसके बाद वो आगे आपको एडमिशन देती हैं और उसके बाद आपको कैश लेटर इशू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपके 2,000 इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं, दैन उसके बाद आपको कैश लेटर इशू कर देती हैं, और उसके बाद आपको बोलती हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले तकरीबन एटलीस्ट 50% जो आपका बचा हुआ है, ठीक है, टोटल अमाउंट के 50% जो भी है उसमें से आपने 22,000 दे दिया। सपोज़ आपका रिमेनिंग 30% आपका बचा हुआ है, तो आपने 3,000 जो है वो आपने पे कर दिया। तो ये आपका जो है एक तरीका होता है कि किस तरीके से आपने जो है वो करना है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट इनिशियल डिपॉजिट 65% फ़ीस मांग लेती है। तो ये चीज़ समझने वाली बात है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ठीक है। मेरी यूनिवर्सिटी ने बोला कि मुझे 50% जो है आप अपनी फ़ीस पे करता हूँ, मैंने फ़ीस पे कर दी, पाकिस्तान में ही रह, ठीक है। फ़ीस कैसे पे करते हैं वो डिफरेंट तरीका होता है, अब वो बात की बात है।
अब क्या बात हुई कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसे दिखाना है। आपका मैंने क्या बताया था कि लिविंग एक्सपेंस कितना है लंदन का 12,006, और ये जब आप साइडों में जाते हैं तो ये कम हो जाता है। छोटी सिटीज़ में जाते हैं वहाँ 9,000 समथिंग है, कहीं ऐसी कुछ है, ठीक है। और जो आपने फ़ीस पे की, सपोज़ आपने 50% फ़ीस पे की और 50% आपकी रिमेनिंग है, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीस थी 10,000 और आपने 5,000 फ़ीस पे कर दी और 5,000 रिमेनिंग है, तो वो जो 5,000 रिमेनिंग है वो आप अपने अकाउंट में डालेंगे पैसे। तो पहले कितना हुआ 12,606 एंड 5,000, टोटल 17,006 पाउंड, ठीक है। ये आपका जो है बैंक स्टेटमेंट बनेगा। ये आपका जो है आपने इसको मेंटेन रखना है 28 डेज़ के लिए। जब आपका कैश लेटर आ जाएगा और आपका जो है मैच्योर हो गया होगा अमाउंट जो भी है कि स्टेटमेंट 28 डेज़ का, तो आप वो उसका स्टेटमेंट निकलवाएंगे बैंक से जाके, और उसके बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डालेंगे। तो ये टोटल प्रोसीजर है जो कि आपका तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। और अभी अगर जनवरी इनटेक या फेब इनटेक अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर उसके लिए आप वो करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट हो जाएं अभी से, बिल्कुल आखिरी लास्ट मोमेंट के लिए कोई चीज़ ना छोड़ें। जो करना है पहले करें, अगर इरादा है बाहर निकलने का तो करें, तो लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ें, ठीक है। चीज़ें सुनने में शायद आसान भी लग रही होंगी, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं टोटल उसका मतलब उसको अब वो करते हैं, अगर ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि कैसा रहा ये अप्लाई वगैरह करने, तो बहुत इजी है, बहुत इजी स्टेप है। अगर कंसल्टेंट से कराते हैं तो वो भी बहुत इजी है, और बाकी अगर ख़ुद से करते हैं तो वो भी बहुत इजी है, इतना इशू नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि अब मैं लास्ट मोमेंट, वीडियो की लास्ट मोमेंट है तो उस चीज़ को मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस जो थे आए थे कि उनमें से मैं देख लेता हूँ कि क्योंकि अब वीडियो के आखिरी मोमेंट्स हैं तो क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। बेस्ट आपको बता दिया है SIUK से, और उसके बाद गार्जियंस गाइड से आप चूज़ कर सकते हैं रैंक क्या है। विच कंट्री इज़ सूटेबल फॉर मेडिकली स्पेशली DPT। अच्छा, या देखो DPT हो गया, डेंटल हो गया, आपके MBBS वाले हो गए, फार्मासिस्ट हो गया, जितने भी मेडिकल प्रोफेशन के ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपने लाइसेंस एग्ज़ाम देना है भाई, लाइसेंस एग्ज़ाम तो देना है। आयरलैंड है, वहाँ पे MBBS वालों के लिए बड़ा आसानी है कि वो उनको एग्ज़ाम नहीं देना, उनका कुछ अटैचमेंट है। लेकिन जितना मुझे पता है, मेरी फ़ील्ड हो गई, DPT हो गई और बाकी फ़ील्ड हो गई, तो उन्होंने तो एग्ज़ाम देना। इसका तरीका आसान का ये है, देखो आसान जो है ना, सूटेबल जो है वो एक तरीके से करें कि आप पहले अपना सेलेक्ट करें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश कंट्री जाना चाहते हैं तो वहाँ की बॉडी है, जैसे हमारा PMDC है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वहाँ हर बॉडी का काउंसिल होता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि DPT का कोई काउंसिल नहीं है। DPT का, फार्मासिस्ट का, डेंटिस्ट्री का, MBBS का, मेडिकल फील्ड का, हर का काउंसिल होता है, ठीक है। वहाँ आप अपने काउंसिल में मेल करें, ठीक है, उनसे पूछें क्या क्राइटेरिया है वो आपको। आप जो हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ जाके आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ सिलेक्ट करें, जाएं, उनके देखें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको फॉलो करें और अप्लाई करें। इसी इतना कोई इशू नहीं। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन में मैं बता रहा हूँ, वो आप लाइसेंस, डायरेक्ट लाइसेंस के लिए जाएँ, मास्टर्स के लिए जाएँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है, और इतना कोई इशू नहीं है। तो UK जाएँ, अमेरिका जाएँ। अच्छा, अमेरिका में आपको कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कमेंट कर रहा हूँ फॉर DPT, ठीक है, इस चीज़ को आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी UK वगैरह और दूसरे कंट्रीज़ के आपको पार्ट 1 पार्ट 2 शायद देना पड़ेगा, मतलब थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपने देखेगा बाद में। अच्छा, आपका जो है वो और कौन सा आपने करना चाह रहे हैं?
अच्छा, किसी का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास स्पाउस वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा दोनों के ऑप्शन हो तो क्या बेस्ट है, एंड स्पाउस वीज़ा के लिए भी अच्छा है? ओहो यार देखें, स्पाउस वीज़ा तो सबसे बेस्ट है यार। स्पाउस वीज़ा है तो कोई फिर आपको मास्टर्स करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। वे तो आप स्पाउस वीज़ा पे जाएं, ठीक है, और वहाँ जाके अगर आप डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आप वो कहें एग्ज़ाम दें, अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दें, फिर आप मास्टर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जाएं उसमें। जीपीए कम मैटर करती है, कुछ जगह कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंक्ड है वो नहीं लेती कम जीपीए वालों को, ठीक है, ये चीज़ है। स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जैसे अगर आपकी फ़ीस जब ज़्यादा होती है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 2000-3000 स्कॉलरशिप देती है। बाकी अगर आप जो टोटली स्कॉलरशिप वाली बात कर रहे हैं बिल्कुल 100%, वो आप जाके सर्च करें, वहाँ पे अप्लाई करें, और वहाँ पे समझ जाओ, अगर मैं पाकिस्तानी अल्फाज में बोलूँ, मारा मारी बहुत है भाई बहुत मारा मारी है। उसमें ये हो गया आपकी जीपीए 3.5 प्लस होनी चाहिए, आप उनको प्रपोज़ल देते हैं, उनको बहुत मतलब पूरा लिखना होता है आपको, मतलब कि क्यों आपको 100% आप मतलब उनको आप सेटिस्फाई करना होता है कि आपको क्यों वो 100% स्कॉलरशिप दें, क्या ख़ास बात है आप में, तो ये चीज़ आपको समझा दें, मिल जाएगी। बाकी स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया, कुछ यूनिवर्सिटी है जो 5000-7000 पाउंड देती है, लेकिन उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये चीज़ समझने वाली बात है। कंसल्टेंट बता दे कि हाँ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, मिल जाती है। 2000-3000 तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी दे देती है, और 7000 भी देती है अगर आपकी जीपीए अच्छी है तो, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस हैं? एमपीएच और हेल्थ केयर के बाद क्या करेंगे? देखो यार, क्या करेंगे ये तो अल्लाह ताला के ऊपर है, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है। अगर पहले से ये सोच के निकलोगे कि भाई मैं क्या करूँगा इसके बाद और मेरा क्या स्कोप है, ठीक है, वो चीज़ तो सोचनी चाहिए, बिल्कुल ऑफ कोर्स सोचनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता होता कि आपका क्या रिस्क, आपका फ्यूचर कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि एमपीएच और हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बाद आप हॉस्पिटल्स वगैरह, एनजीओज़ में, वेलफेयर्स में आप सोशल वर्कर्स टाइप और कुछ भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, रिसर्च बेस्ड कंपनीज़, यहाँ पे आप जॉब करते हैं, ठीक है। कहना बहुत आसान है, जॉब मिलना सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको ये जॉब मिल जाएगी, वो जॉब मिल जाएगी, ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। आप सिर्फ और सिर्फ जो एक काम कर सकते हैं वो है अप्लाई का, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क हो गया और एवरीथिंग मैंने शुरू में ही बोला था कि अल्लाह के ऊपर प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हार्डशिप्स आते हैं। यहाँ पे आके अगर आप ये समझ जाए कि मैं बिल्कुल अमीर हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन आपको अल्लाह पे बिल्कुल यकीन रखना है तो फिर होगा। पीएचडी का मैं एंड पे आता हूँ। देखिए पीएचडी का थोड़ा सा तरीका ये होता है कि पीएचडी का मास्टर्स वाला तरीका नहीं है। पीएचडी में ये होता है कि आपने अपने जो भी यूनिवर्सिटीज़ है जो पीएचडी करवाते हैं, आप वहाँ के अपने सुपरवाइज़र को आप मेल करें, उनको अपना प्रपोज़ल भेजें, उनको अपना बताएं कि भाई मेरा ये प्रपोज़ल है, अगर उसको पसंद आया प्रपोज़ल तो वो आपको सिलेक्ट करेगा, वो आपको पीएचडी के लिए बुला लेगा। बाकी पीएचडी के डिटेल्स वगैरह ये कंसल्टेंट्स जो प्रॉपर कंसल्टेंट है वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। आप यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट्स हैं आप वहाँ भी मेल करके पूछ सकते हैं, वो भी आपको तरीका बता सकते हैं। हाँ सर, मैं एक चीज़ ओवरऑल एक चीज़ बताऊं कि हम पाकिस्तानी ना एक चीज़ है जो यहाँ पे आके मुझे समझ आया, हम डरते बहुत हैं, हम मेल नहीं करते, हम किसी से पूछने में डरते हैं, ठीक है, ये मेरे साथ भी है। तो इस चीज़ को चीज़ें साइड पे करें, डर जो है ना आपके अंदर का वो उसको साइडलाइन करें, चीज़ें ख़ुद पूछें, मेल करें। यूनिवर्सिटी क्या नहीं करेगी ना रिप्लाई, खा थोड़ी जाएंगे, आपको मारेंगे थोड़ी, पकड़ेंगे कि हमें क्यों आपने वो किया। तो आप जो हैं वो अप्लाई करें और आप जो है उनसे पूछें, 10 यूनिवर्सिटी से मैं पूछें, आपको करेंगे रिप्लाई, सब कुछ बताए। या फिर भी नहीं समझ आ रहा, घबरा रहे हैं, मैं भी शुरू में बहुत घबरा रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा, ये होगा। मैंने खुद से किया, मैं किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लास्ट काम एक कंसल्टेंट से किया, वो है वीज़ा फ़ीस, वो वीज़ा फाइलिंग। तो वीज़ा फाइलिंग और उसके थ्रू क्योंकि वो एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है, तो उसमें मैं नहीं चाहता था कि कोई मिस्टेक हो, मैं अपने एक्सपीरियंस साथ साथ बताते जा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये कितना चांस है कि वीज़ा मिल जाए, ये लास्ट क्वेश्चन ये था।
यार यूके का वीज़ा बहुत इजीली मिलता है, जर्मनी का मिल जाता है और ये यूरोपियन कंट्रीज़ का मिल जाता है, ठीक है। वो कब रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट भी होता है, ये बात ये मत नहीं सोचेगा कि रिजेक्ट नहीं होता, रिजेक्ट होता है। और वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो पीछे बैकग्राउंड देख रहे होते हैं, कुछ जो मैंने नोटिस किया पर्सन, ये कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अफ़सोस के साथ ये है कि पाकिस्तान के कुछ जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ के, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ के होते नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो मैंने देखा है लोगों को ग्रुप में बताते हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। जो पाकिस्तान के कुछ छोटे जगह हैं, गांव टाइप के जो जगह हैं, वहाँ के वीज़ा रिजेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही बात है। लेकिन जो मैंने देखता हुआ आ रहा हूँ, जो मेरे साथ लिंक में काफ़ी लोग हैं, किसी का भी वीज़ा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट एक बंदे कह रहा था कि उसके पता नहीं कहाँ के कितनी जगह के वीज़ा रिफ्यूज़ल भी थे, तब भी उसको यूके का मिल गया और ये यूरोप का भी मिल जाता है, इतना इशू नहीं है। कुछ कंट्रीज़ पंगे करते हैं, वो आपको मैं आपको ये बोलूँगा कि क्योंकि जर्मनी में जो एजुकेशन फ्री है तो उसके लिए ख़ुद से करें अप्लाई। यूट्यूब में बहुत हज़ारों वीडियोज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट्स की, वो आपको सही से गाइड करेंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता, कंसल्टेंट इज़ द बेस्ट। तो कंसल्टेंसी लें, किसी के पास जाएं जो कि आपके यूरोप साइड पर है। मैं पर्सनली अगर आप दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मनी के लिए जर्मन, फ्रांस के लिए फ्रेंच, इटली के लिए जो भी है उनकी पता नहीं कौन कौन सी है, तो अगर यूरोप कंट्रीज़ आप जाते हैं तो उनकी आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ हैं तो रखते हैं तो आपके लिए इशूज़ आ सकते हैं लैंग्वेज, क्योंकि आपने उसमें बिल्कुल आपको अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल वो चाहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज हो कि मतलब फ्रिक्वेंटली आप फ्लुएंटली बोल सकें, ये नहीं है कि आप बैठे के करके ऐसे नहीं। तो ये एक चीज़ है। और बाकी इंग्लिश कंट्री में तो इशू नहीं है। बेशक आपकी अंग्रेज़ी मेरी तरह कमज़ोरी होगी ना, कुछ तो बोल देंगे, समझा तो देंगे समझाने को, तो इंग्लिश में जो है वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश कंट्री को प्रेफर किया। आयरलैंड है, यूके है, यूएस। अगर मेरे माने तो मैं, अगर आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यूएसए की तरफ जाए, कोशिश करें। यूएसए रिफ्यूज़ल बहुत करता है वीज़ा का, लेकिन अगर हो सकता है, अगर आप पीछे बैकग्राउंड आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप यूएसए की तरफ जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। बाकी सिचुएशन हार्डशिप्स हर जगह होंगे, यूएसए में भी मिलेंगी, कनाडा में भी मिलेंगी और ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगी। तो ये ओवरऑल था वीडियो, और इंशाल्लाह कुछ भी अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें। बाकी अगर क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं फिर एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैंने पूरी कोशिश थी कि मैं सब कुछ इसके अंदर वीडियो के अंदर इंक्लूड करूं, अपने एक्सपीरियंस और जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं सारी चीज़ें। अगर कुछ मिस हो गया तो उसके लिए माज़रत। और बाकी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और शेयर भी ज़रूर करेगा और लाइक भी ज़रूर करेगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।